नमस्कार, मैं हूं देवशंकर नवीन, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं। ईपीजी पाठशाला के अंतर्गत अभी हम मध्यकालीन काव्य अर्थात भक्तिकालीन काव्य में पद्मावत की ऐतिहासिकता और उसके महाकाव्यत्व पर बात करेंगे। इस पाठ में हम एक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में पद्मावत की उपादेयता समझ सकेंगे। पद्मावत की ऐतिहासिकता संबंधी प्रमुख विद्वानों के मत से परिचित हो सकेंगे। पद्मावत की ऐतिहासिकता और काल्पनिकता का अनुपात समझ सकेंगे। भारतीय पद्धति पर लिखे गए महाकाव्य के रूप में पद्मावत की मूल्यवत्ता को जान सकेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में सूफी काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी ने इस कृति में मुख्य रूप से राजा रत्नसेन एवं रानी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया है। इस महाकाव्य के अंतर्गत जायसी ने ऐतिहासिक एवं काल्पनिक दो पक्षों को दर्शाया है। रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम का लौकिक और अलौकिक चित्रण इस महाकाव्य में दर्शाया गया है, जो इस महाकाव्य की बड़ी विशिष्टता है। यही कारण है कि यह काव्य सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। सबसे पहले हम पद्मावत की ऐतिहासिकता पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि पद्मावत की ऐतिहासिकता पर बात करते हुए कुछ विद्वानों की राय देखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत की कथा को दो भागों में विभाजित किया है। पूर्व कथा के रूप में उन्होंने रत्नसेन की सिंघल द्वीप यात्रा से लेकर चित्तौड़गढ़ वापस आने तक की घटना को रखा है और राजा द्वारा राघव चेतन को निकाले जाने से लेकर पद्मावती और नागमती के सती होने तक की घटना को कथा का उत्तरार्ध माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कथा का पूर्वार्ध तो एकदम कल्पित है, लेकिन उत्तरार्ध एक ऐतिहासिक कथा पर आधारित है और इसे प्रमाणित करने के लिए उन्होंने तर्क दिया है। और यह तर्क उन्होंने टॉड के राजस्थानी इतिहास में वर्णित प्रसंगों से उल्लेख करते हुए तर्क दिया है। और प्रसंग इस तरह है कि विक्रम संवत 1331 में चित्तौड़ के सिंहासन पर लखनसी बैठा। वह छोटा था। इससे पहले उसका चाचा भीमसी का अर्थात भीम सिंह का राज्य था। भीमसी का विवाह सिंघल के चौहान राजा हमीर संक की कन्या पद्मावती से हुआ, जो रूप गुणों में जगत में अद्वितीय थी। उसके रूप की ख्याति सुनकर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। घोर युद्ध हुआ। युद्ध के उपरांत अलाउद्दीन ने संधि का प्रस्ताव भेजा कि मुझे एक बार पद्मावती का दर्शन ही तो हो जाए तो मैं दिल्ली लौट जाऊं। जब वह दर्पण में छाया देखकर लौटने लगा, तब राजा उस पर पूरा विश्वास करके घर के बाहर तक उसको पहुंचाने आया। राजा को कैद करके यह घोषणा की गई कि जब तक पद्मावती न भेज दी जाएगी, राजा नहीं छूट सकता। अलाउद्दीन के पास कहलाया गया कि पद्मावती जाएगी, पर रानी की मर्यादा के साथ जाएगी। अलाउद्दीन अपनी सेना को वहाँ से हटा दे, पर्दे का पूरा इंतजाम कर दे। ऐसा हुआ भी। पद्मावती के साथ बहुत सी दासियां रहेंगी और दासियों के सिवा बहुत सी सखियां भी होंगी, जो उसे केवल पहुंचाने और विदा करने जाएंगी। अंत में 100 पालकियां अलाउद्दीन के खेमे की ओर चली। हर पालकी में एक एक सशस्त्र वीर राजपूत बैठा था। पद्मावती को अपने पति से अंतिम भेंट के लिए आधे घंटे का समय दिया गया। राजपूत
चटपट राजा को पालकी में बैठाकर चित्तौड़गढ़ की ओर चल पड़े। इधर भीमसी के लिए तेज घोड़ा तैयार खड़ा था। गोरा बादल के नेतृत्व में राजपूत वीर खूब लड़े। अलाउद्दीन अपना सा मुंह लेकर दिल्ली वापस लौट गया। अलाउद्दीन ने संवत 1346 में फिर चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। स्वयं राणा के युद्ध क्षेत्र में जाने की बारी आई, तब पद्मावती ने जौहर दिखाया। आगे उन्होंने लिखा कि 2-4 ब्यौरा को छोड़कर ठीक यही वृत्तांत आईने अकबरी में दिया हुआ है। आईने अकबरी में भीमसी के स्थान पर रतनसी अर्थात रत्न सिंह या रत्नसेन नाम है। रतनसी के मारे जाने का ब्यौरा भी दूसरे ढंग पर है। इन दोनों ऐतिहासिक वृत्तों के साथ जायसी द्वारा वर्णित कथा का मिलान करने से कई बातों का पता चलता है। पहली बात तो यह है कि जायसी ने जो रत्नसेन नाम दिया है यह उनका कल्पित नहीं है। जायसी को इतिहास की जानकारी थी। अपनी कथा को काव्योपयोगी स्वरूप देने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं के ब्यौरों में कुछ फेर फार करने का अधिकार कवि को बराबर रहता है। जायसी ने भी इस अधिकार का प्रयोग किया, कई स्थानों पर किया, लेकिन बहुत सारे विद्वान शुक्ल जी के इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार यह कथा इतिहास की नहीं है। विजयदेव नारायण शाही ने टाड की राजस्थानी गाथा को इतिहास मानने से इनकार कर दिया। इस संदर्भ में रामपूजन तिवारी लिखते हैं कि टाड के राजस्थान में इस कहानी का जो रूप मिलता है उसका आधार राजपूताने के चारणों में प्रचलित इस कहानी की परंपरा है। एक स्पष्ट बात समझी जा सकती है कि चारणों की इस कहानी में बहुत सी बातें अवश्य आ गई होंगी जिसका इतिहास से अनुमोदन नहीं हो सकता। टाड द्वारा प्रस्तुत इस कहानी में भी कई ऐतिहासिक असंगतियां आ गई हैं। शाही लिखते हैं कि जायसी के पहले से फारसी वृत्तांत लेखकों जैसे कि अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी और इसाकी आदि ने अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और चित्तौड़ विजय का वृत्तांत तो दिया है, परंतु पद्मिनी का कोई उल्लेख नहीं किया है। शाही मानते हैं कि फरिश्ता ने अवश्य उस कथा का जिक्र किया है जिसमें पद्मिनी द्वारा गोरा बादल की मदद से राजा रत्नसेन को छुड़ाकर चित्तौड़गढ़ वापस लाया जाता है, लेकिन वे फरिश्ता को जायसी के बाद का इतिहास लेखक मानते हैं। उसके अनुसार फरिश्ता को यह कथा जायसी से और सीधे लोक से मिली थी, न कि किसी ऐतिहासिक साक्ष्य से। उन्होंने प्रोफेसर कानूनगो के उस विचार का समर्थन किया है जिसमें वे कहते हैं कि गोरा बादल की समस्त कथा जायसी की अपनी कल्पना की देन है। इसे इतिहास मानना भूल होगी। इसके विपरीत प्रोफेसर दशरथ शर्मा ने कुंभलगढ़ के एक शिलालेख का उल्लेख किया है जो सन 1460 का है। इसमें उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि रत्नसेन एक ऐतिहासिक पात्र है, लेकिन विजयदेव नारायण शाही का मानना है कि जिस रत्नसेन का इसमें उल्लेख है वह एक कायर और भीरू है, जबकि जायसी के रत्नसेन एक साहसी वीर योद्धा है जिसे संकट के समय भी अपने प्राणों का मोह नहीं है। वे सब उत्सर्ग करने को तैयार हैं। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यद्यपि इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता, फिर भी जायसी के पूर्व कोई न कोई लोक कथा चित्तौड़गढ़ की रानी और अलाउद्दीन के संबंध में रही होगी, जिससे
जायसी ने पद्मावत के उत्तरार्ध की कथा ली, परंतु यदि हम मान भी लें कि कोई संक्षिप्त और रूपहीन कथा जायसी के सामने उपस्थित थी और इसका उपयोग जायसी ने किया, तो भी इतना तो स्पष्ट ही है कि उत्तर कथा में भी जायसी की कल्पना की उतनी ही छूट थी जितनी पूर्व कथा में। अतः उत्तर कथा में इतिहास का शिकंजा जायसी के लिए न नियामक था न बाधक। माता प्रसाद गुप्त भी इस बात का समर्थन करते हैं। उन्होंने भी पद्मिनी और गोरा बादल की कथा को जायसी से पहले की लोक कथा माना है। रामपूजन तिवारी पद्मावती को ऐतिहासिक पात्र और उसके जौहर की घटना को ऐतिहासिक घटना मानते हुए लिखते हैं कि पद्मावत का उत्तरार्ध कुछ ऐतिहासिक पुरुषों और घटनाओं के आधार पर रचित है, लेकिन यह भी समझ लेना गलत होगा कि जायसी ने संपूर्ण रूप से इतिहास को अपने काव्य का आश्रय बनाया है। इस अंश में कुछ इतिहास, कुछ अनुश्रुतियाँ तथा कुछ कवि की कल्पना का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि जायसी ने अपने उत्तरार्ध में ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण किया है, जिसमें युद्ध, छल कपट, भीषण रक्त संहार है, दूसरे की पत्नी के लिए पूरी मानवता को दांव पर लगाने का खेल है, लेकिन इसमें कल्पना का समावेश भी है। अलाउद्दीन और रत्नसेन के अतिरिक्त अन्य पात्र कल्पित हैं और गोरा बादल की कथा तो पूरी तरह कल्पित है। अगर हम जायसी के काव्य पद्मावत की ऐतिहासिकता की बात करें तो कहना होगा कि यह कथा ऐतिहासिक से अधिक काल्पनिक है, इसमें इतिहास की छौंक मात्र है। पद्मावत की ऐतिहासिकता पर इस संक्षेप बातचीत के बाद हमें थोड़ी सी बातचीत उसके महाकाव्यत्व पर भी करनी चाहिए। उनके महाकाव्यत्व पर विचार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि पद्मावत की रचना भारतीय रचित काव्यों की सर्गबद्ध शैली पर न होकर फारसी की मसनवियों के ढंग पर हुई है। प्रबंध काव्य के विषय में वे लिखते हैं कि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है। उसमें घटनाओं की संबद्ध श्रृंखला और स्वाभाविक क्रम के ठीक ठीक निर्वाह के साथ हृदय को स्पष्ट करने वाले, उसमें नाना भावों की रसात्मकता अनुभव कराने वाले प्रसंगों का समावेश होना चाहिए। इतिवृत्त मात्र के निर्वाह से रसानुभव नहीं कराया जा सकता। आचार्य शुक्ल के समक्ष महाकाव्य के आदर्श के रूप में रामचरितमानस रहा है। उसकी कसौटी पर कसते हुए उन्होंने पद्मावत को महाकाव्य मानने से इनकार कर दिया, उसे मसनवी पद्धति पर रचित काव्य माना। उनके अनुसार पद्मावत की कथावस्तु की घटनाएं किसी आदर्श परिणाम पर नहीं पहुंचती। इसमें मानव जीवन और उसकी मनोदशा का वह चित्रण नहीं है जो रामचरितमानस में देखने को मिलता है। पद्मावत के नायक के रूप, शील और गुण का वह समन्वय देखने को नहीं मिलता है जो राम में है। पद्मावत का आदर्श सर्वांगपूर्ण न होकर एक देशीय है, और तो और इसकी प्रेम पद्धति भारतीय न होकर मसनवी की है। जायसी ने यद्यपि इश्क के दास्तान वाली मसनवियों के स्वरूप को प्रधान रखा है, पर बीच बीच में भारत के लोक व्यवहार संलग्न स्वरूप का भी मेल किया है। पद्मावत के महाकाव्यत्व पर विचार करते हुए पहले यह जरूरी है कि हम भारतीय साहित्य में चले आ रहे महाकाव्य संबंधी विचार को जान लें। भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में सबसे पहले महाकाव्य की परिभाषा दी। भामह ने बहुत पहले अपने ग्रंथ
काव्यालंकार में महाकाव्य की परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि इसमें इसकी जो विशेषताएं हैं वो प्रमुख विशेषताएं हैं सर्गबद्धता, महान चरित्र और विजयी नायक, महत्ता, शिष्ट नागर प्रयोग और अलंकृति, जीवन के विविध रूपों, अवस्थाओं और घटनाओं का चित्रण, नाटकीय गुण, संगठित कथानक, रिद्धिमत्ता। ऐसे ही दंडी ने, आचार्य दंडी ने महाकाव्य के लक्षण बताए। फिर उनके बाद रुद्रट ने भी लक्षण बताए। रुद्रट की राय है कि महाकाव्य कोई लंबी पद्यबद्ध कथा होती है, उसमें प्रसंगानुसार अवान्तर कथाएं होती है, अर्थात उसमें पुराण तथा कथा आख्यायिका के भी तत्व होते हैं। कथा सर्गबद्ध और नाटकीय तत्वों से युक्त होती है, उसमें जीवन की समग्रता का चित्रण होता है और किसी प्रधान घटना जैसे युद्ध या साहसिक कार्य आदि का आश्रय लिया जाता है। अलंकृत वर्णन होता है, प्रकृति चित्रण होता है, विभिन्न नगरों देशों आदि का वर्णन होता है। उसका नायक सर्वगुण संपन्न महान वीर, नीतिज्ञ और कुशल राजा होता है। उसके प्रतिनायक और उसके कुल का भी वर्णन होता है। अंत में नायक की ही विजय दिखाई जाती है। कथा का कोई महान उद्देश्य होता है, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है, साथ ही उसमें सभी रस होते हैं। कथा में अलौकिक और अप्राकृतिक तत्व होते हैं। इसी तरह आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य की परिभाषा देते हुए कुछ नई बातों का समावेश किया कि महाकाव्य का नायक क्षत्रिय होता है, लेकिन एक वंश या अनेक वंश के कुलीन राजा भी महाकाव्य के नायक हो सकते हैं। एक साथ कई राजा भी महाकाव्य के नायक हो सकते हैं। विश्वनाथ ने रसों की संख्या सीमित करते हुए 3 रस श्रृंगार, वीर और शांत में से किसी एक का अंगी रस होना स्वीकार किया है। विश्वनाथ ने महाकाव्य के लिए कम से कम 8 सर्गों का होना आवश्यक माना है। विश्वनाथ के अनुसार ये सर्ग न तो अत्यधिक बड़े होने चाहिए न छोटे। अब इन परिभाषाओं और अन्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर महाकाव्य की कुछ सामान्य विशेषताओं को रेखांकित करना भी उचित होगा। तो सबसे पहले हम उन विशेषताओं में महाकाव्य के कथानक की बात करें कि कथानक न तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए न ही छोटा, और कथा का सर्गों में विभाजन होना चाहिए। कथा इतिहास, पुराण, लोक कथा किसी भी तरह की हो सकती है। कथा में आधिकारिक और अवान्तर कथाएं भी होनी चाहिए। चरित्र की दृष्टि से नायक को कुशल, वीर, धीरोदात्त और क्षत्रिय होना चाहिए। रुद्रट के अनुसार नायक त्रिवर्ण में से किसी भी वर्ण का हो सकता है, लेकिन दंडी के अनुसार कोई भी धीरोदात्त व्यक्ति नायक हो सकता है। वस्तु वर्णन और परिस्थिति वर्णन के संदर्भ में भारतीय आचार्यों ने काव्य में बहुत जोर दिया है। काव्य में वर्णन की प्रधानता होनी चाहिए। प्रकृति वर्णन के साथ साथ देश, काल, नगर वर्णन भी होना चाहिए। आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में रस का नियोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। महाकाव्य में सभी रस होने चाहिए, लेकिन शांत, वीर और श्रृंगार रस में किसी एक की प्रधानता होनी चाहिए। रुद्रट ने इस संबंध में विचार किया है कि महाकाव्य में अति प्राकृतिक और अलौकिक तत्वों का होना आवश्यक है, लेकिन इन कार्यों को मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता। उसे इस कार्य के लिए देवी देवताओं का सहारा लेना चाहिए। महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी होना चाहिए। महाकाव्य में मंगलाचरण, इष्ट देव की आराधना जैसी बातें भी होनी चाहिए। सज्जन दुर्जन प्रशंसा, निंदा, नायक के वंश की प्रशंसा होनी चाहिए। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। अंत में उसे बदल कर भिन्न छंद का प्रयोग होना चाहिए। महाकाव्य को
अलंकारों से युक्त होना चाहिए। अलंकारों का प्रयोग इस तरह होना चाहिए कि वह घटना, पात्र वर्णन, चरित्र वर्णन आदि के अंग लगे। इस रूप में पद्मावत की कथा कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं तथा ऐतिहासिक वातावरण पर आधारित होने के बावजूद काल्पनिक लोक कथा ज़्यादा है। कथा न तो बहुत छोटी है न ही बड़ी। कथा में राजा गंधर्वसेन की पुत्री पद्मावती है, जिसके पास एक हीरामन तोता है। पद्मावती अत्यधिक सुंदरी है। हीरामन चित्तौड़गढ़ से राजा रत्नसेन के समक्ष पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है, जिसे सुनकर वह पद्मावती को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठता है और योगी का वेश धारण कर उसे प्राप्त करने के लिए चल पड़ता है। अनेक कठिनाइयों को पार करता हुआ वह सिंघलगढ़ पहुंचता है, जहां उसे अपने प्रेम की परीक्षा देनी होती है। अंत में राजा गंधर्वसेन अपनी पुत्री का विवाह रत्नसेन के साथ कर देता है। दूसरी तरफ जायसी ने नागमती के विरह का वर्णन किया है। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर तीनों सुखपूर्वक रहने लगते हैं। तभी अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर देता है और पद्मावती को प्राप्त करने के लिए छल करता है। वह रत्नसेन को बंदी बना लेता है। पद्मावती गोरा बादल के साथ मिलकर राजा को मुक्त कराती है। इसमें कई वीर सैनिक शहीद हो जाते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण की खबर सुनकर राजा उससे युद्ध करने जाता है और वीर गति को प्राप्त होता है। नागमती और पद्मावती पति की चिता के साथ सती हो जाती है और जब अलाउद्दीन दोबारा पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ वापस आता है, तब उसे मुट्ठी भर खाक मिलती है। इसी के साथ कथा समाप्त हो जाती है। पद्मावत के कथानक में संबंध निर्वाह बहुत अच्छा है। एक प्रसंग में से दूसरा प्रसंग जुड़ा हुआ है और कथा में आधिकारिक और प्रासंगिक कथा आपस में संबद्ध है। पद्मावत के प्रासंगिक कथा के रूप में राघव चेतन गोरा बादल की कथा मुख्य कथा के फल प्राप्ति मार्ग में सहायक है। सर्ग विभाजन के संदर्भ में भारतीय आचार्यों ने कोई संख्या निर्धारित तो नहीं की, पर आचार्य विश्वनाथ ने 8 सर्ग होने की बात की है। लेकिन यह महाकाव्य का रूढ़ लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि कालिदास के कुमार संभव में सर्गों की संख्या 17 है, तो अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में 28 है और भारवी के किरातार्जुनीयम में 28 सर्ग है। तुलसीदास की विश्व प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस में 7 है। पद्मावत की कथा खंडों में विभाजित है और इसी आधार पर इसे मसनवी शैली की रचना मानी गई है, क्योंकि खंड विभाजन इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। लेकिन रामपूजन तिवारी के अनुसार पद्मावत की अधिकांश और अच्छी प्रतियों में खंडों का विभाग नहीं है। शुक्ल जी के संस्करण में खंडों का विभाग किया हुआ है तथा विभागों के शीर्षक दिए हुए हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के संस्करण में खंड विभाजन और शीर्षक नहीं है। उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने खंड विभाग नहीं किया। पद्मावत का संपादन करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं कि निम्नलिखित विषय सूची में सुविधा के लिए खंड की संख्या और शीर्षक एवं दोहों की संख्या दोनों का निर्देश दिया गया है। इनसे एक बात स्पष्ट है कि जायसी ने अपनी रचना में कोई खंड विभाजन नहीं किया था। इसकी संभावना है कि यह कथा सर्गों में विभाजित रही हो और फारसी में लिखित होने के कारण इसे खंड विभाजन समझ लिया गया, परंतु यह मात्र एक संभावना है। चरित्र की दृष्टि से नायक को कुशल, वीर, धीरोदात्त और क्षत्रिय होना चाहिए।
इस काव्य का नायक राजा रत्नसेन है, जो क्षत्रिय कुल के वीर नायक हैं। वे एक प्रेमी है और अपने प्रेम मार्ग में आने वाली किसी भी कठिनाई का सामना करने को तैयार हैं। इसके साथ ही जब उनके राज्य पर आक्रमण होता है, वे साहस के साथ युद्ध भूमि में डटे रहते हैं। अपने प्राणों की परवाह उन्हें नहीं है। उनमें साहस, नम्रता, कोमलता, त्याग आदि सभी गुण विद्यमान हैं। और वस्तु वर्णन तो परिस्थितियों का वर्णन जायसी के काव्य का की महत्वपूर्ण विशेषता है। जायसी इस दृष्टि से सफल रचनाकार थे। उन्होंने सिंघल के नगर, हाट, बाजार, पशु पक्षी, फल फूल, सरोवर, तालाब आदि का विस्तार से वर्णन किया है। अमराई की सघनता की शीतलता का जायसी ने सुंदर वर्णन किया है। घन अमराऊ लाग चहु पासा, उठा भूमि हूत आगि आकाशा, तरिवर सबय मलय गिरि लाई, भय जग छाहें रैनी होय आई, मलय समीर सुहावनी छाहा, जेठ जाय लागय तहि माहा, ओहि छाह रैनी होई आवे, हरियर सबय आकाश देखावे, पथिक जो पहुँचे सहिके घामू, दुख बिसरय सुख होई विश्राम। या फिर पानी भरय आवहि पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी। ये विलक्षण वर्णन है प्रकृति के। इसी तरह आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में रस का नियोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो महाकाव्य में सभी रस होने चाहिए, लेकिन शांत, वीर और श्रृंगार रस में किसी एक की प्रधानता होनी चाहिए। जायसी की भाव व्यंजना के संबंध में यह समझ रखनी चाहिए कि उन्होंने जबरदस्ती विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ठूंस कर पूर्ण रस की रस्म अदा करने की कोशिश नहीं की है। भाव का उत्कर्ष जितने से सध गया है उतने ही उन्होंने प्रयोजन रखा है। पद्मावत में वीर और श्रृंगार रस मुख्य है, लेकिन प्रधानता श्रृंगार रस की है। श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग, दोनों का ही वर्णन मिलता है। नागमती का वियोग वर्णन तो प्रसिद्ध है। रति भाव के अंतर्गत कई मानसिक दशाओं का वर्णन जायसी के काव्य की प्रमुख विशेषता है। रत्नसेन से विवाह हो जाने के बाद पद्मावती अपनी काम दशा का वर्णन सीधे सीधे शब्दों में करती है। कौन मोहिनी दहु हुती तोही, जो तोही बिथा सो उपनी मोही, बिनु जल मीन तलफ जस जीव, चातक भयूं कहत पियु पियु, जरियूं बिरह जस दीपक बाती, पथ जोहत भई सीप सेबाती, भयूं बिरह दही कोइलकारी, डारी डारी जिमी कूक पुकारी। कौन सो दिन जब पियु मिले, यह मन राता जासु, वह दुहु देखें मोर सब, हौं देखों तासु, हौं दुख देखों तासु। सीधे शब्दों में एक नव विवाहित स्त्री की अभिलाषाओं का स्पष्ट वर्णन इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। अलौकिक और अति प्राकृतिक तत्व के संबंध में रुद्रट ने विचार किया है। उन्होंने महाकाव्य के अति प्राकृतिक और अलौकिक तत्वों का होना आवश्यक माना है। शिव और पार्वती का स्वयं आकर रत्नसेन की सहायता करना बहुत ही उज्जवल प्रसंग है। ठीक इसी तरह महत उद्देश्य महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। हर महाकाव्य का कोई न कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। यह काव्य के शांत रस में होता है। तत्कालीन समय में युद्ध, छल, कपट, लूटमार मची हुई थी। समाज में दो भिन्न संस्कृतियों की टकराहट जोरों पर थी। इसमें सभी अपने साम्राज्य विस्तार में डूबे हुए थे।
आम जनता और स्त्रियों की हालत खराब थी। जायसी ने इस विस्तार नीति की व्यर्थता बोध का एहसास किया। छार उठाई लीन एक मुठी, दीनी उड़ाए पृथ्वी झूठी। इसलिए रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम के माध्यम से प्रेम की संकल्पना प्रस्तुत की गई कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुनासो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई, औ मन जानी कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। इसी तरह महाकाव्य के शैली पर भी बात की जा सकती है। महाकाव्य में मंगलाचरण, इष्ट देवी की आराधना आदि होनी चाहिए और छंद के विषय में दंडी का तो स्पष्ट मानना है कि पढ़ने सुनने में रम्य छंदों का प्रयोग होना चाहिए। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, अंत में उसे बदलकर भिन्न छंद का प्रयोग होना चाहिए। जायसी ने अपने ग्रंथ का आरंभ मंगलाचरण से किया है और शाहे वक्त, मित्र गुरु, मोहम्मद सभी की प्रार्थना की है। जायसी ने 7 चौपाइयों के बाद दोहे का क्रम रखा है। यह पूरे काव्य में बना हुआ है। निष्कर्षतः इस विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जायसी का पद्मावत भारतीय पद्धति पर लिखा गया एक सफल महाकाव्य है। कुछ एक बिंदुओं को छोड़कर यह महाकाव्य की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है और वे छोड़ने वाले बिंदु हैं कि सर्ग के अंत में छंद का बदलना या फिर सर्ग का विभाजन, ये सब छोटी छोटी बातें हैं और ये उस समय ये विधान रचे गए। पर इन सब चीज़ों के अतिरिक्त जो उनकी विशेषताएं हैं, इस काव्य की जो विशेषताएं हैं वे महत्वपूर्ण हैं और पद्मावत को भी एक महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जा सकता है।